कहानी का शीर्षक बीरबल और राजकुमार का रहस्य। भाग 1। अकबर का विचित्र फैसला। एक दिन अकबर का मन बहुत उदास था। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें राज्य में शांति और समृद्धि तो है, पर कुछ है जो अधूरा है। वह सोचने लगे कि राज्य की सुख शांति और समृद्धि तो है, पर क्या उनके शासनकाल में ज्ञान और नैतिकता का भी उतना ही महत्व है। उन्होंने अपने सभी दरबारियों और मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में ज्ञान का स्तर और अधिक ऊंचा उठे। इसके लिए मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो न केवल विद्वान हों बल्कि उन्हें नैतिकता का भी पाठ पढ़ा सकें। बीरबल, जो अकबर के सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान सलाहकार थे, उन्होंने अकबर की बात ध्यान से सुनी और कहा, महाराज, यह सही समय है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे न केवल विद्वता बढ़े बल्कि लोग नैतिकता और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी पाएं। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है बीरबल? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, अगर हम एक ऐसा विद्यालय बनाएं जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि नैतिकता और अच्छे संस्कार भी सिखाए जाएं, तो यह हमारे राज्य के भविष्य के लिए अच्छा होगा। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने तुरंत एक आदेश जारी किया कि राज्य के हर गांव, हर शहर से बच्चों को लाकर एक विशेष विद्यालय में दाखिला दिया जाएगा, जहां उन्हें विशेष शिक्षा दी जाएगी। इस विद्यालय का नाम ज्ञान और नैतिकता का मंदिर रखा गया। भाग 2। राजकुमार का आगमन। कुछ दिनों बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों से कई बच्चे आए। हर बच्चा उत्साह से भरा हुआ था और कुछ नया सीखने को तैयार था। इसी बीच एक दिन दरबार में एक अनोखा मेहमान आया। वह एक छोटा सा लड़का था, लगभग 12-13 साल का। उसके चेहरे पर तेजस्विता थी और उसकी आंखों में बुद्धिमानी की चमक थी। उसने दरबार में प्रवेश किया और विनम्रता से झुककर अकबर को प्रणाम किया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? लड़के ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है और मैंने सुना कि आप यहाँ बच्चों को शिक्षा और नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए एक विद्यालय चला रहे हैं। मैं भी उसमें दाखिला लेना चाहता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें विद्यालय में दाखिला लेने के लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। क्या तुम तैयार हो? लड़के ने बिना संकोच के उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं तैयार हूं। भाग 3। पहली चुनौती। अकबर ने सोचा कि इस छोटे से लड़के को कुछ कठिन प्रश्न पूछे जाएं। उन्होंने कहा, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे मैं हमेशा खोता रहता हूं, लेकिन वह मुझे कभी वापस नहीं मिलती। बताओ वह क्या है? लड़के ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, महाराज, वह समय है। समय एक बार खो जाए तो वापस नहीं आता। अकबर ने आश्चर्य से कहा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब मैं तुमसे दूसरा प्रश्न पूछूंगा। लड़का मुस्कुराया और बोला, जी महाराज, आप पूछ सकते हैं। भाग 4। दूसरी चुनौती। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर तुम जंगल में अकेले हो और तुम्हें अचानक एक शेर और एक बाघ एक साथ देख लें, तो तुम क्या करोगे? लड़के ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर मैं जंगल में अकेला हूं और शेर और बाघ दोनों मुझे एक साथ देख लें, तो मैं उनकी चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि यह स्थिति असंभव है। शेर और बाघ एक ही स्थान पर कभी नहीं होते। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की दाद देनी होगी। तुमने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें एक आखिरी चुनौती दूंगा। अगर तुम इसे हल कर लेते हो तो तुम हमारे विद्यालय में दाखिला लेने के योग्य हो जाओगे। भाग 5। तीसरी चुनौती। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें इस पूरे दरबार को एक ही प्रश्न से चुप करा देना है।
ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर किसी के पास न हो। दरबार में सभी लोग हैरानी से देखने लगे। यह एक कठिन चुनौती थी। हर कोई सोच में पड़ गया कि क्या यह लड़का इस चुनौती को हल कर पाएगा। वीरेंद्र ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोला, महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कभी कोई गलती न की हो। यह प्रश्न सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोचने लगा, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता था कि उसने कभी कोई गलती नहीं की हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सभी को चुप करा दिया वीरेंद्र। तुमने साबित कर दिया कि तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। भाग 6 वीरेंद्र का असली परिचय। वीरेंद्र को विद्यालय में दाखिला मिल गया और वह अन्य बच्चों के साथ पढ़ाई करने लगा। वह न केवल पढ़ाई में बल्कि नैतिकता और संस्कारों में भी आगे था। कुछ ही समय में वह सभी का प्रिय बन गया। उसकी बुद्धिमानी और सौम्यता से हर कोई प्रभावित था। कुछ महीनों बाद एक दिन बीरबल ने वीरेंद्र को बुलाया और कहा, वीरेंद्र, तुम्हारी प्रतिभा और बुद्धिमानी मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में एक सवाल करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अपने बारे में और बता सकते हो? वीरेंद्र ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं एक छोटे से गांव का लड़का हूं। मेरे माता पिता का निधन हो गया है और मैं अकेला हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि तुमने इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धिमानी और ज्ञान कहाँ से सीखा। वीरेंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरे पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन वे हमेशा कहते थे कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ईमानदारी और परिश्रम। मैंने वही सीखा और वही जीवन में अपनाया। बीरबल ने यह सुनकर वीरेंद्र की तारीफ की और उसे शुभकामनाएं दी। भाग 7 वीरेंद्र का रहस्योद्घाटन। एक दिन दरबार में एक बहुत ही विशेष अतिथि आया। वह एक वृद्ध व्यक्ति था जो सीधे अकबर के पास गया और कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। मैं अपने पुत्र को ढूंढ रहा हूं। वह कई महीनों से लापता है और मुझे शक है कि वह आपके राज्य में हो सकता है। अकबर ने पूछा, आपका पुत्र कौन है और वह यहाँ कैसे आया? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरा नाम राजा शूरवीर है। मेरा राज्य इस राज्य के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। मेरा पुत्र वीरेंद्र राजकुमार है जो कई महीनों से लापता है। मैंने सुना है कि वह यहाँ आपके विद्यालय में पढ़ रहा है। यह सुनकर अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। उन्होंने तुरंत वीरेंद्र को दरबार में बुलाया। जब वीरेंद्र आया तो उसने राजा शूरवीर को देखते ही कहा, पिताजी। सभी दरबारी हैरान रह गए। वीरेंद्र, जो एक साधारण लड़के के रूप में यहाँ आया था, वास्तव में एक राजकुमार निकला। भाग 8 वीरेंद्र का उद्देश्य। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वीरेंद्र, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम एक राजकुमार हो? वीरेंद्र ने जवाब दिया, महाराज, मैंने यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या लोग मुझे मेरे गुणों और मेरी बुद्धिमानी के आधार पर स्वीकार करेंगे, न कि मेरे राजकुमार होने के कारण। मैं यह भी देखना चाहता था कि साधारण लोगों का जीवन कैसा होता है और उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा और मैं अब अपने राज्य में जाकर इसे लागू करना चाहता हूँ। अकबर ने वीरेंद्र की सोच और उसके साहस की सराहना की। उन्होंने कहा, तुमने बहुत ही सही निर्णय लिया। एक राजा को अपने राज्य और अपनी प्रजा की वास्तविक समस्याओं को समझना चाहिए। तुमने जो सीखा है वह तुम्हारे राज्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बीरबल ने भी वीरेंद्र की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और ईमानदारी देखकर हमें बहुत खुशी हुई।
तुम्हारे इस निर्णय से हम सभी को प्रेरणा मिली है। भाग 9 वीरेंद्र का विदाई। कुछ दिन बाद वीरेंद्र अपने राज्य वापस जाने के लिए तैयार हुआ। वह अपने साथ ढेर सारी यादें और शिक्षा लेकर जा रहा था। अकबर ने उसे विदाई देते हुए कहा, वीरेंद्र, तुम हमेशा हमारे राज्य के एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहोगे। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, याद रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं। वीरेंद्र ने झुककर अकबर और बीरबल को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने आपसे और बीरबल जी से बहुत कुछ सीखा है। मैं आपके राज्य में आए अनुभवों को कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वीरेंद्र अपने पिता के साथ अपने राज्य के लिए रवाना हो गया। भाग 10 वीरेंद्र का प्रभाव। वीरेंद्र जब अपने राज्य लौटा तो उसने वहां कई बदलाव किए। उसने शिक्षा और नैतिकता को बढ़ावा दिया। उसने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां सभी लोगों को समान अधिकार मिले और उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता की और एक आदर्श राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अकबर और बीरबल को भी वीरेंद्र की इन उपलब्धियों के बारे में समाचार मिलता रहा। वे हमेशा उसकी सफलता की कामना करते थे। उन्होंने सोचा कि वीरेंद्र जैसा एक सच्चा, ईमानदार और बुद्धिमान राजा ही अपने राज्य को सही दिशा में ले जा सकता है। भाग 11 वीरेंद्र का राज्याभिषेक। कुछ वर्षों बाद वीरेंद्र को उनके पिता राजा शूरवीर ने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राज्याभिषेक के दिन वीरेंद्र ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य में हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले ताकि वह भी अपने जीवन को बेहतर बना सके। हम सभी को मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां कोई भेदभाव न हो और हर कोई सम्मान और समानता के साथ जीवन व्यतीत कर सके। राज्य भर में वीरेंद्र की इस घोषणा की सराहना हुई। लोग उसे एक आदर्श राजा के रूप में देखने लगे और उसका आदर करने लगे। भाग 12 बीरबल की विदाई। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे कारण ही हम वीरेंद्र को पहचान पाए और हमने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद की। तुमने जो किया वह हमारे राज्य के लिए गर्व की बात है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई है। वीरेंद्र जैसे व्यक्ति का सही मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य था। वह वास्तव में एक महान राजा बनने योग्य है। अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता ने हमेशा हमारे राज्य को सही दिशा दिखाई है और हमें तुम पर गर्व है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे लोगों की सेवा करने का मौका मिला जो वास्तव में हमारे राज्य और समाज को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं। भाग 13 अंत। इस प्रकार वीरेंद्र ने अपने राज्य में एक आदर्श शासन की स्थापना की और अपने ज्ञान, नैतिकता और बुद्धिमानी से लोगों का दिल जीत लिया। अकबर और बीरबल भी वीरेंद्र की सफलता से बहुत खुश थे और उनके प्रयासों की सराहना करते थे। वीरेंद्र की कहानी ने राज्य भर में लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने यह सीखा कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य न केवल अपने राज्य की रक्षा करना है, बल्कि उसकी समृद्धि और नैतिकता को भी बढ़ावा देना है। इस तरह बीरबल और अकबर की सूझबूझ ने एक छोटे से राजकुमार को एक आदर्श राजा बनने में मदद की और यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि बुद्धिमानी और नैतिकता से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। कहानी का शीर्षक बीरबल की होशियारी और अनोखा पुरस्कार। भाग 1 अकबर का अजीब फैसला। एक दिन अकबर अपने राजमहल के बागीचे में टहल रहे थे। मौसम सुहावना था, लेकिन अकबर के मन में कुछ उथल-पुथल मची थी। उन्होंने अपने दरबार के सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमारा राज्य तो बहुत समृद्ध और खुशहाल है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ नया और अनोखा करना चाहिए।
दरबारियों ने अकबर की बात सुनी और आपस में कानाफूसी करने लगे। हर कोई सोच रहा था कि महाराज अब क्या नया करना चाहते हैं। तभी बीरबल, जो अकबर के सबसे चतुर और विश्वस्त सलाहकार थे, ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, आपके मन में क्या विचार चल रहा है? क्या आप हमें बता सकते हैं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे पूरे राज्य में हमारी चर्चा हो। कुछ ऐसा जिससे लोग हमारी चतुराई और नेतृत्व की सराहना करें। बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो क्यों न हम राज्य में एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन करें, जहां राज्य के सभी बुद्धिमान और चतुर लोग भाग लें। इससे न केवल लोगों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा, बल्कि हमें भी अपने राज्य के बुद्धिजीवियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। अकबर ने बीरबल की बात पर विचार किया और फिर कहा, यह तो अच्छा विचार है, लेकिन हमें प्रतियोगिता में ऐसा क्या रखना चाहिए जो वाकई अनोखा हो? भाग 2, प्रतियोगिता की घोषणा। बीरबल ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, महाराज, क्यों न हम एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करें जिसमें हमें लोगों की बुद्धिमानी और चतुराई की परीक्षा लेनी हो। हम लोगों से कुछ अनोखी और कठिन पहेलियां पूछ सकते हैं, जिनका उत्तर देकर ही वे विजेता बन सकते हैं। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, यह बहुत ही अच्छा विचार है बीरबल। हम तुरंत ही इस प्रतियोगिता की घोषणा करेंगे। अगले ही दिन राज्य भर में मुनादी करवा दी गई कि महाराज अकबर एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लोगों की बुद्धिमानी और चतुराई की परीक्षा ली जाएगी। जो भी इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करेगा, उसे महाराज की ओर से अनमोल इनाम मिलेगा। यह सुनकर राज्य के सभी बुद्धिमान और चतुर लोग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। भाग 3, प्रतियोगिता का पहला चरण। प्रतियोगिता के दिन राजमहल के प्रांगण में बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोग उत्सुक थे कि महाराज और बीरबल ने कैसी पहेलियों की योजना बनाई है। पहले चरण में सभी प्रतिभागियों को एक एक करके बुलाया गया और उन्हें कुछ कठिन पहेलियां पूछी गईं। पहली पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ही कम दिखाई देती है? सभी प्रतिभागी सोच में पड़ गए। कुछ ने हिम्मत की और अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में एक साधारण किसान ने उत्तर दिया, महाराज, वह चीज है अंधेरा। जितना अधिक अंधेरा बढ़ता है उतना ही कम चीजें दिखाई देती हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही उत्तर। तुम पहले चरण में पास हो गए हो। फिर दूसरी पहेली थी, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने पंख नहीं बल्कि अपने पैर से उड़ता है? इस बार भी प्रतिभागी असमंजस में पड़ गए। लेकिन एक बूढ़े व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, वह पक्षी है चमगादड़। वह अपने पंखों से उड़ता है, लेकिन उड़ान शुरू करने के लिए अपने पैरों का सहारा लेता है। अकबर ने सराहना करते हुए कहा, तुमने भी सही उत्तर दिया। तुम भी अगले चरण में पास हो गए हो। भाग 4, कठिन प्रश्नों की बौछार। पहले चरण के बाद केवल 10 प्रतिभागी ही अगले चरण में पहुंच सके। अब बारी थी प्रतियोगिता के दूसरे चरण की, जिसमें महाराज अकबर और बीरबल ने मिलकर कुछ और कठिन प्रश्न तैयार किए थे। प्रतिभागी सोच में पड़ गए। कोई कह रहा था कि यह हवा है, कोई कह रहा था कि यह आत्मा है, लेकिन किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। अंत में एक नौजवान ने उत्तर दिया, महाराज, यह समय है। समय हर जगह होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। अकबर ने गर्व से कहा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तुम अगले चरण के लिए चयनित हो गए हो। फिर दूसरा प्रश्न था, ऐसा कौन सा काम है जो आदमी सुबह, दोपहर और शाम में अलग अलग तरीके से करता है? इस बार भी प्रतियोगी असमंजस में पड़ गए।
कुछ देर सोचने के बाद एक महिला ने उत्तर दिया, महाराज, यह काम है चलना। बचपन में आदमी अपने हाथों और पैरों के बल चलता है, युवावस्था में पैरों के बल और बुढ़ापे में छड़ी के सहारे। अकबर ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने सही उत्तर दिया। तुम भी अगले चरण में पहुंच गई हो। भाग 5 अंतिम चरण की शुरुआत। अब बारी थी प्रतियोगिता के अंतिम चरण की। केवल 3 प्रतियोगी ही इस चरण तक पहुंच पाए थे। एक नौजवान, एक वृद्ध व्यापारी और एक बुद्धिमान महिला। अंतिम चरण में महाराज अकबर ने स्वयं एक विशेष प्रश्न तैयार किया था, जो इस प्रतियोगिता का निर्णायक प्रश्न था। अकबर ने सभी प्रतियोगियों से कहा, यह हमारा अंतिम प्रश्न है और जो इसका सही उत्तर देगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। प्रश्न यह है, यदि एक व्यक्ति पूरी दुनिया में सबसे अमीर हो, सबसे अधिक बुद्धिमान हो और सबसे शक्तिशाली हो, फिर भी वह क्या नहीं कर सकता? प्रतियोगी सोच में पड़ गए। यह प्रश्न वास्तव में बहुत कठिन था। वे सभी सोचने लगे, लेकिन किसी को भी सही उत्तर नहीं सूझा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग इस प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। भाग 6 बीरबल की चतुराई। जब कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका, तो बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैं भी इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो, लेकिन याद रखना, यह प्रश्न वास्तव में बहुत कठिन है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि कोई व्यक्ति सबसे अमीर हो, सबसे बुद्धिमान हो और सबसे शक्तिशाली हो, तो भी वह भविष्य को नहीं जान सकता। भविष्य क्या होगा, यह कोई नहीं जान सकता। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाकई तुम हमेशा ही अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से हमें चौंका देते हो। भाग 7 बीरबल का इनाम। अब जब प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी, अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमेशा ही अपनी बुद्धिमानी से हमें प्रभावित किया है। इसलिए इस बार तुम्हें इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाता है और तुम्हें एक विशेष इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, नहीं बीरबल, इस बार तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेजना चाहता हूं जहां न तो कोई जाना चाहता है और न ही कोई जाना चाहता है। वह जगह इतनी खतरनाक है कि वहां जाना मौत को बुलावा देना है। लेकिन तुम मेरी बात मानते हो तो तुम्हें वहां जाकर कुछ ढूंढना होगा। भाग 8 खतरनाक यात्रा की तैयारी। बीरबल को यह सुनकर कुछ हैरानी हुई, लेकिन उसने महाराज की बात मान ली। अकबर ने उसे एक गुप्त स्थान के बारे में बताया, जहां जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी। वह स्थान काले पहाड़ के नाम से जाना जाता था, जो राज्य की सीमा पर स्थित था। लोग कहते थे कि वहां खतरनाक जानवर और भूत प्रेत रहते हैं और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह वहां जाकर एक विशेष रत्न लेकर आए, जिसे दुर्लभ मणि कहा जाता था। वह मणि बहुत ही अनमोल थी और कहा जाता था कि जो भी उसे पाले, उसे अपार धन और शक्ति मिलती है। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने सफर की तैयारी करने लगा। उसने कुछ खास चीजें अपने साथ लीं, जैसे कि खाने पीने का सामान, एक तलवार और कुछ औषधियां। उसे मालूम था कि यह यात्रा आसान नहीं होने वाली है, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और साहस पर उसे पूरा भरोसा था। भाग 9 खतरनाक सफर की शुरुआत। बीरबल ने यात्रा शुरू की और काले पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। रास्ता बहुत ही कठिन और खतरनाक था। कई जगहों पर जंगल थे तो कहीं रेगिस्तान। बीरबल को रास्ते में कई मुश्किलें आईं,
जैसे कि जंगली जानवर, खतरनाक पहाड़ों की चढ़ाई और घने जंगल। लेकिन वह अपनी सूझबूझ और हिम्मत से हर कठिनाई को पार करता गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई जो एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठा था। बीरबल ने उसे प्रणाम किया और पूछा, महात्मा जी, क्या आप मुझे काले पहाड़ का रास्ता बता सकते हैं? साधु ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, वह रास्ता बहुत ही खतरनाक है पुत्र। वहां जाकर अभी तक कोई वापस नहीं आया है। तुम क्यों वहां जाना चाहते हो? बीरबल ने सारी कहानी बताई और कहा, महाराज अकबर ने मुझे वहां से दुर्लभ मणि लाने का आदेश दिया है और मैं उनका आदेश मानना चाहता हूं। साधु ने बीरबल की निडरता और वफादारी की सराहना की और उसे कुछ सुझाव दिए। उसने कहा, काले पहाड़ के पास एक गुफा है जहां एक भयानक दानव रहता है। वह दानव उस मणि की रक्षा करता है। तुम उससे बिना लड़े मणि नहीं ले सकते। लेकिन याद रखना, केवल ताकत से ही नहीं, बुद्धिमानी से ही तुम उसे हरा सकते हो। बीरबल ने साधु का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गया। उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह उस मणि को लेकर ही लौटेगा। भाग 10 दानव से मुठभेड़। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद बीरबल काले पहाड़ के पास पहुंच गया। उसने देखा कि वहां की परिस्थितियां बहुत ही भयानक थीं। चारों ओर काले पत्थर, घने जंगल और खतरनाक जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। बीरबल ने साहस किया और गुफा की ओर बढ़ा, जहां वह दुर्लभ मणि छुपी थी। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। बीरबल ने एक मशाल जलाकर आगे का रास्ता देखा। अचानक उसे एक भयानक दानव की गर्जना सुनाई दी। वह दानव गुफा के अंदर बैठा था और मणि की रक्षा कर रहा था। जैसे ही उसने बीरबल को देखा, वह गरजता हुआ बोला, कौन हो तुम जो यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ आना मौत को बुलावा देना है? बीरबल ने बिना डरे कहा, मैं महाराज अकबर का दूत हूं और यहाँ दुर्लभ मणि लेने आया हूं। मुझे महाराज ने इसे लाने का आदेश दिया है। दानव हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं यह मणि तुम्हें आसानी से दे दूंगा? अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे 3 सवालों का सही उत्तर देना होगा। अगर तुमने एक भी सवाल का गलत उत्तर दिया तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बीरबल ने उसकी चुनौती स्वीकार की और कहा, मुझे तुम्हारे प्रश्नों का सामना करने में कोई डर नहीं है। पूछो, तुम्हारे क्या प्रश्न हैं?